तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में। चैप्टर 19 हम लोग बात करेंगे उत्तर मुगल काल। ये आपका चैप्टर 19 है और इस चैप्टर का नाम है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल कि मुगलों के पतन के बाद, यानी कि जो मुगल इस देश में आए और जो मुगलों के बारे में पूरी हायरार्की जो हमने आपको पढ़ाया, जिसमें हमने बाबर के बारे में पढ़ाया, बाबर के बाद हुमायूं के बारे में पढ़ाया, हुमायूं के बाद अकबर के बारे में पढ़ाया था मैंने, अकबर के बाद जहांगीर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जहांगीर के बाद शाहजहां के बारे में हमने बात किया था, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा किया था। ये सारी हायरार्की हम पढ़ा चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद कि मुगल इतना कमजोर क्यों हो गए? औरंगजेब तक आते आते स्थिति इतनी अच्छी थी, ठीक थी, जो भी थी अच्छी थी या जो भी थी, लेकिन औरंगजेब के बाद ऐसे शासक जो बैठने लगे, जो मुगल इतनी बड़ी ताकतवर जो थे, उनका कहीं ना कहीं उनका पतन होना चालू हो गया। क्योंकि औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो मुगल बादशाह गद्दी पर बहुत सारे बैठे, इसीलिए उन शासकों को उत्तर मुगल काल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो उत्तर मुगल काल का मतलब क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, लिखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, की मृत्यु के बाद बहुत सारे शासक गद्दी पर बैठे, और उन शासकों को क्या बोला जाता है? उन शासकों को ही जो है क्या बोला, प्रवर्ती शासक या उत्तर मुगल कहते हैं। तो इन शासकों को क्या कहता है? प्रवर्ती शासक या उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल कहते हैं, उत्तर मुगल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं। अब 1707 आते आते औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो 1700, अगले पेज पे बात करते हैं। जैसे ही 1707 आता है, यानी कि औरंगजेब की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल का पतन हो जाता है। बात समझ में आया? या ये कहें कि विघटन हो जाता है और बहुत सारे शासक सत्ता में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमको धीरे धीरे करके जो है इसमें हम लोग को बात करना है। तो औरंगजेब जैसा शासक, जो इतना बढ़िया शासक था, जिसने काम किया, बहुत सी चीजें इसने की, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे जो है इसका विघटन हो जाता है? तो सबसे पहले शासक का नाम बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। लिखिए, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह जो प्रथम है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये ज्यादा नहीं, 5 साल तक ही शासन किया था इन्होंने, 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। बहादुर शाह प्रथम का जो जन्म हुआ था वो 1643 ईस्वी में जो है बुरहानपुर में हुआ था। याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था 1643 में हुआ था। स्थान अगर आपसे पूछे तो स्थान आपका कहां पर है? बुरहानपुर जो है स्थान है, पहली चीज है। दूसरा, यह जो था, ये बहादुर शाह प्रथम जो था औरंगजेब का बड़ा बेटा था, औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था, औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था। दूसरा, और जाहिर सी बात है, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठने के लिए इसने संघर्ष किया, और ये क्या हुआ? विजय हुआ। ठीक है, तो ज्येष्ठ पुत्र था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद संघर्ष किया, किसके लिए? सत्ता के लिए। संघर्ष किसके लिए? सत्ता के लिए। और जाहिर सी बात है, विजयी हुआ, विजयी हुआ। नोट डाउन कर लीजिए इसको, तो बहादुर शाह प्रथम। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि इसने मराठा सरदारों के प्रति, इसकी जो नीति थी वो काफी मेल मिलाप की थी। ठीक है, तो मराठा सरदारों के प्रति प्रति जो इसकी जो पॉलिसी थी, क्या थी? मेल मिलाप वाली थी।
मेल मिलाप वाली मराठों के प्रति। लेकिन इसने दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो उन्हें दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। तो ये भी लिख लीजिए, मराठा सरदारों को, इसी ने मराठा सरदारों को दक्कन की सरदेशमुखी, आपको जब मैंने पढ़ाया था शिवाजी के बारे में, मुखी का अधिकार तो दिया, लेकिन चौथ का अधिकार उन्हें नहीं दिया। चौथ का अधिकार उन्हें नहीं दिया। बात समझ में? उन्हें सरदेशमुखी का अधिकार तो दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। और इसीलिए जो मराठे थे वो क्या थे, बहादुर शाह की जो ये पॉलिसी थी उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो मराठे क्या हुए, इसके फलस्वरूप मराठे इनकी पॉलिसी, इनकी नीति से संतुष्ट नहीं थे। बहादुर शाह प्रथम संतुष्ट नहीं थे। बात समझ में आया? तो ये चीजें आप सभी को जाननी चाहिए, क्योंकि बहादुर शाह की जो बात हमने किया, या बहादुर शाह के बारे में जो हमने चर्चा पर चर्चा अभी आप लोगों से किया मैंने, इसमें यही चीजें मैंने कहा, क्योंकि बहादुर शाह जो थे, इस बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। ये जो बहादुर शाह प्रथम जो थे, इसके 4 पुत्र थे। एक का नाम जहादर शाह था, मैं भी लिखवा देता हूं इसको। तो पहले ये सब चीजें जान लीजिए कि इनका जन्म 1643 में हुआ, स्थान बुरहानपुर में हुआ। औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि इसके औरंगजेब के मतलब ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा बेटा था। और मृत्यु के बाद संघर्ष किया, विजयी हुआ। ये सब भी आप सभी को जानना चाहिए। इसके बाद मैं थोड़ी सी कहानी जान लीजिए कि बहादुर शाह जो प्रथम थे, इसके 4 पुत्र थे। लिखिए, बहादुर शाह प्रथम के कितने पुत्र थे बेटा? प्रथम के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन से थे? पहले का नाम जो है उसका नाम है जहादर शाह। पहले का नाम क्या है? जहादर शाह। ठीक है। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है रसी उस्सान। रसी उश हाँ। तीसरे का नाम क्या है? लिख लो। तीसरे का नाम है अजीम उस्सान। लिखिए, अजीम, ऐसे लिखिए, अजीम उस्सान। और चौथा जो पुत्र है, लिख लीजिए, चौथा जो पुत्र है उसका नाम है जहान शाह। क्या नाम है? जहान। तो इसके टोटल कितने पुत्र थे? इसके 4 पुत्र थे। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जो बहादुर शाह प्रथम को लेकर। तो बहादुर शाह प्रथम ने, चूंकि मैंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के साथ, मराठों के साथ संबंध अच्छे थे जरूर, लेकिन दक्कन की सरदेशमुखी का अधिकार उन्हें देता है, लेकिन चौथ का अधिकार इन्हें नहीं देता है। इसलिए मराठों से संघर्ष की जो बात हमने भी कहा। लेकिन बहादुर शाह प्रथम की बात हमने किया, तो बहादुर शाह प्रथम ने, नोट करके लिखिए, नोट करके, बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह, लिखिए, गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या किया? तो गुरु गोविंद सिंह के साथ के साथ अच्छे संबंध स्थापित किया। संबंध स्थापित, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे संबंध तो उसने स्थापित किया। और जाहिर सी बात है कि गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में, लिखिए, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, सिंह की मृत्यु के बाद क्या करता है? तो गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में, बंदा बहादुर के नेतृत्व में, बहादुर के नेतृत्व में क्या होता है? तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है, सिखों के मुगलों से संबंध अच्छे नहीं रहे थे। लिख लीजिए, सिखों के मुगलों से संबंध अच्छे नहीं रहे थे, नहीं रहे थे। बात समझ में आया? तो हर जगह आप हिट नहीं हो सकते हो, कोई ना कोई समस्याएं तो होंगी ही होंगी।
बहादुर शासक के शासनकाल में यह कहा जाता है कि जो प्रशासन की जो दशा थी अत्यंत दयनीय हो गई थी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिख लो। अगला पॉइंट, इसके शासन काल में प्रशासन की स्थिति कैसी थी? दयनीय स्थिति थी, दयनीय। ये भी लिख सकते हैं। बादशाह द्वारा जागीरों का वितरण, राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई थी। और सबसे ज्यादा तो यह है कि भाई जब आपका वित्त व्यवस्था खराब हो जाएगा तो आप ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। बहादुर शाह 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1712 में जो है क्या होती है, मृत्यु हो जाता है। और जाहिर सी बात है जब मृत्यु हो जाएगा तो फिर कोई ना कोई शासक आएगा ही आएगा। और एक बार पुनः जो है गृह युद्ध में ये सारी चीजें फंस गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप सबको याद रखनी है। अगला हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जहादर शाह को लेकर। जहादर शाह, जहादर शाह 1712 से 1713 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये उसके 4 पुत्रों में से एक था, अभी हमने बात किया। चूंकि उसका बेटा था गद्दी पर बैठा। इसका जो जन्म हुआ था 1661 में हुआ था। ठीक है, और जहादर शाह जो था, चूंकि 4 पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम के, और इन 4 पुत्रों में बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था प्रथम का पुत्र। दूसरा, जहादर शाह ने जो सत्ता प्राप्त किया वो जुल्फिकार खान के समर्थन से प्राप्त किया था। ये जो जहादर था सत्ता, लिख लीजिए, जुल्फिकार खान के समर्थन से प्राप्त किया था। पहली बात। और औरंगजेब का सबसे ऊंचे पद वाला यह सेनापति था। ये जुल्फिकार खान था कौन? तो जुल्फिकार खान जो था वो औरंगजेब का सबसे उच्च, औरंगजेब का सबसे विश्वसनीय, कहा जाए तो गलत ये होगा, सबसे विश्वसनीय सेनापति था। और इसी का सहयोग प्राप्त करके जहादर शाह सत्ता प्राप्त करता है। जहादर शाह के प्रशासन काल अगर कहा जाए, प्रशासन काल में, तो याद रखिएगा जहादर शाह चूंकि 4 पुत्रों में से एक था और इसने जुल्फिकार खान के समर्थन से क्या किया था, सत्ता को प्राप्त किया था। समर्थन से सत्ता प्राप्त। और जुल्फिकार खान कौन था? औरंगजेब का सबसे विश्वसनीय क्या था, यह सेनापति था। ठीक है, जहादर शाह के शासन काल में जो प्रशासन था वो जुल्फिकार खान के ही हाथ में था। तो प्रशासन किसके हाथ में था? प्रशासन जो था जुल्फिकार, क्योंकि इसी के समर्थन से सत्ता हासिल किया था, तो जुल्फिकार खान के पास प्रशासन। और ये क्या बना, ये जुल्फिकार खान बाद में क्या बना, ये वजीर बन गया। वजीर बोले तो प्रधानमंत्री, वजीर बना। अब बताओ, अगर किसी के समर्थन से आप सत्ता प्राप्त करते हो और सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, तो फिर आप क्या है, कठपुतली शासक है। जुल्फिकार खान ने दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए और साम्राज्य को बचाने के लिए, खास करके उस समय बहुत सारे अटैक भी होते थे, राजपूत राजाओं और मराठों के साथ इसने क्या किया, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। क्योंकि औरंगजेब का सबसे विश्वसनीय सेनापति था और इसको पता था कि खेलना कैसे है, कैसे किसको मैनेज करना है, कैसे खेलना है। मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि खेलना कैसे है आपको। औरंगजेब जैसा, अकबर जैसा शासक जो इतिहास के पन्ने में सबसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसे महान कहा जाता है क्योंकि उसकी पॉलिसी उसे महान बनाती है, उसको का काम करने का तरीका उसे महान बनाता है। बात समझ में सभी को? तो अगर हम बात करें कि क्या क्या काम इसने जुल्फिकार खान ने किया था, तो जुल्फिकार खान की जो बात हमने कहा, जुल्फिकार खान ने स्थिति को मजबूत करने के लिए, स्थिति को
मजबूत करने के लिए इसने क्या किया, स्थिति को मजबूत करने के लिए मराठों और राजपूतों के साथ विशिष्ट संबंध स्थापित किया। विशिष्ट संबंध जो है स्थापित किया। विशिष्ट संबंध स्थापित किया, पहली बात तो यह है। ठीक है। हिंदू सरदारों के साथ भी जहादर शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो याद रखिएगा, जुल्फिकार खान ने पहला काम तो ये किया। दूसरा, हिंदू शासकों के ऊपर से, देखिए, हिंदू शासकों के ऊपर से जजिया कर को समाप्त कर दिया। लिख लो, जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्लियर है सबको? तो ये भी बात आपको लिखना है कि जजिया कर को उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। अब बताओ, जो इतना महत्वपूर्ण शासक है और जो वजीर तक बनता है, तो आप बताइए कि अपनी स्थिति को मजबूत करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि जुल्फिकार खां के हाथ में ये सारी सत्ता थी। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि जहादर शाह ने और क्या क्या किया था। आमेर के जो शासक थे जय सिंह को, उनको मिर्जा राजा सवाई की पदवी प्रदान की थी और मालवा का सूबेदार उन्हें नियुक्त किया था। ठीक है। तो जुल्फिकार खान तो, चूंकि मेन वजीर कौन था, जुल्फिकार खान, सारा कंट्रोल इसी के पास था और इसी के सहयोग से जो है आपका जहादर शाह ने सत्ता भी प्राप्त किया था। अगला लिखिए, जहादर शाह ने, लिखिए, जहादर शाह ने किसको, तो लिखिए, जहादर शाह ने आमेर के शासक जय सिंह को, किसको, आमेर का शासक कौन था बेटा, आमेर का शासक जिसका नाम है जय सिंह, आमेर का शासक है जय सिंह। आमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई, मिर्जा राजा सवाई की पदवी दिया और कहाँ का इन्हें बनाया शासक, और इनको जो है मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। कहाँ का, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया, मालवा का सूबेदार इन्हें नियुक्त किया गया। जहादर शाह ने एक और काम किया। पहला काम तो ये वाला कर दिया। दूसरा काम देखिए क्या करता है। मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, लिखिए, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक हैं अजीत सिंह। तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की पदवी प्रदान की। अजीत सिंह को महाराजा की पदवी प्रदान की पदवी प्रदान किया, लिख लीजिए। और इनको कहां का शासक बनाया, तो इनको जो है गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। कहां का, तो लिख लो, गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है। तो जहादर शाह के शासनकाल में आपने देखा कि दो, एक तो आमेर के शासक साहब जय सिंह जो है आमेर के शासक, उनके बारे में हमने कहा। तो जहादर शाह ने दो लोगों को, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और आमेर के शासक जय सिंह को, दोनों को अच्छा खासा पद जो है वो अपने शासनकाल में देता है, चेक एंड बैलेंस के लिए। अगला जो शासक की बात हम करेंगे, बहुत सारे शासक आए बीच में, उस शासक का नाम है बेटा फर्रुखशियर। 1713 से लेकर 1719 तक जो शासक बना, उस शासक का नाम है फर्रुखशियर। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो फर्रुखशियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्रुखशियर, फर्रुखशियर चूंकि 1713 से लेकर 6 साल तक शासक रहा, 1713 से 1719 तक शासक रहा फर्रुखशियर। इसका जन्म चूंकि 1683 में औरंगाबाद में हुआ था, लिख लीजिए, जन्म जो हुआ था 1683 में। स्थान अगर आपसे पूछे तो लिखिए औरंगाबाद। ठीक है, दो चीजें। और 1713 में जो है अपने चाचा जहादर शाह को पराजित कर मुगल सत्ता ये प्राप्त करता है। ठीक है, इसके चाचा कौन थे, चाचा जहादर शाह थे। जहादर, अभी जो हमने चर्चा किया जहादर शाह के बारे में, जहादर शाह को पराजित कर
सत्ता हाथ में लिया, सत्ता हाथ में लिया, बात समझिए। और सत्ता जब हाथ में ले लेता है और फर्शियर को अपनी जीत जो है ये दो लोगों से मिलती है। इसको जो जीता, अपने चाचा से जीता, जब तो जीता कैसे, जीता दो लोगों के कारण, दो लोगों के कारण, जिसे हम प्यार से सैयद बंधु कहते हैं, सैयद बंधु। कौन कौन से सैयद बंधु बेटा? एक है सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और दूसरा है हुसैन अली खान। तो सैयद बंधु दो लोग कौन थे? एक अब्दुल्ला खान, लिख लीजिए, अब्दुल्ला खान, और दूसरा है हुसैन अली खान, हुसैन अली। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इन दोनों लोगों के कारण जो है इनको क्या मिला, तो इनको जो है विजय प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब्दुल्ला खान को इसने क्या बनाया, वजीर बनाया। भाई इन्हीं लोगों के कारण ये जीता था। देखो, इतिहास अपने आपको हमेशा रिपीट करता है। अब्दुल्ला खान जो थे इनको ये क्या बनाया, इनको बनाया वजीर। क्या बनाया? वजीर। और जो हुसैन अली खान है, तो हुसैन अली खान को मीर बख्शी का पद दिया था। कौन सा पद दिया था? मीर बख्शी का पद दिया था। तो लिख लो इसे, मीर बख्शी का पद, बख्शी का पद दिया था, मीर बख्शी का पद दिया था। ठीक है। इस तरह से आपको चीजों को लेकर चलना है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब दो लोगों के कारण इसे सत्ता प्राप्त हुआ या दो लोगों के कारण ये सत्ता में आया, तो जाहिर सी बात है इन लोगों को भी लगेगा कि भाई हम तो वजीर बन गए, इसको लगेगा हम तो भैया मीर बख्शी का पद हमको मिल गया। तो फिर इन लोगों को भी तो लगेगा ना कि हम तुम्हारी मदद करके जो है, तुमको मदद देकर हम सत्ता पे तुमको बैठाए हैं, तुमको राजा बनाए हैं, क्यों ना हम ही राजा बन जाए। भाई ये भी तो इनके दिमाग में चल रहा होगा ना कि भाई आपको मैंने सत्ता जितवाया, आपको सत्ता पे हमने बैठाया, तो क्यों ना हम आपको ही सत्ता से हटाकर हम खुद सत्ता में आ जाए। तो 1719 में जैसे मैंने कहा कि शुरुआत जब हुई इन चीजों की, और 1719 में सैयद बंधुओं ने जो है इसकी मदद की थी, फर्रुखियर को गद्दी पर बैठा, धीरे धीरे क्या किया, 1719 आते आते जो है सब आखिरी साल में जो है, अब ये क्या करेंगे, सब दोनों बंधु जो है इसको, फर्रुखियर को गद्दी से हटा देंगे। और गद्दी पर हटा ही नहीं देंगे, उसकी हत्या भी कर देंगे। बात समझ में आया सभी को? गद्दी पर इसे हटाएंगे नहीं। तो अगला लिख लीजिए, 1719 आते आते फर्रुखियर को, फर्रुखियर को गद्दी से हटा दिया गया, गद्दी से हटा दिया गया, और उसकी हत्या कर दी गई, और उसकी हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। बात समझ में आया? ये इतिहास यही जानना का चीज है, यही आपको जानना भी चाहिए। फर्रुखियर के बाद सैयद बंधु ने दो युवा शहजादों को गद्दी पर बैठाया फिर। तो याद रखिएगा, 1719 में इसकी हत्या होती है फर्रुखियर की। और मैंने कहा कि फर्रुखियर के बाद सैयद बंधुओं ने क्या किया, लिख लीजिए, फर्रुखियर के बाद सैयद बंधुओं ने, सैयद बंधुओं ने क्या किया बेटा, दो युवा शहजादों, लिखो, दो युवा शहजादों, क्या नाम है शहजादों का? रफी उद दरजात, रफी उद दरजात, तथा एक का नाम और है, लिखे रफी उद दौला, रफी उद दौला। इन दोनों को क्या किया, गद्दी पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया। क्लियर है सबको? इन दोनों को क्या किया बेटा, गद्दी पर बैठाया। और जाहिर सी बात है, जब गद्दी पर ये इन दोनों को बैठाया तो इन दोनों की फिर मृत्यु हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए। अगला जो हम लोग बात कर लेते हैं, सैयद बंधुओं के लेकर हम बात कर लेते हैं। सैयद बंधुओं को लेकर जो है
हम लोग चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं कि सैयद बंधुओं का जो मेन दिख था आप लोगों के, सैयद बंधुओं ने कितना रोल अदा किया है। असली पावर तो इन्हीं के पास है, सैयद बंधुओं। सैयद बंधुओं का जो कार्यकाल अगर देखेंगे, बेसिकली सैयद बंधु कहा जाता है, तो 1713 से लेकर 1720 तक का कार्यकाल इन्हीं सब का है, सैयद बंधुओं का। और 1707 साल तक जो है प्रशासन पर इनका अधिकार रहा। इन्होंने क्या किया बेटा, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इन दोनों ने क्या किया, धार्मिक जो है सहिष्णुता की नीति अपनाई, पहली बात। दूसरा, उनका मानना था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलकर ही शासन का संचालन किया जा सकता था, तो इसलिए इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है। सैयद बंधुओं ने यही भी किया कि राजपूतों, मराठों, जाटों के साथ भी जो है मेल मिलाप की नीति अपनाई। तो इनका सबसे अच्छा तो यही था कि मराठों के साथ, जाटों के साथ, मुसलमानों के साथ भी अगर देखा जाए तो इनकी पॉलिसी नीति काफी अच्छी रही, नीति अच्छी रही, अच्छी रही, ये भी कह सकते हैं। बात में सैयद बंधुओं के प्रशासन के बाद के वर्षों में शिवाजी चूंकि आए भी और ये सारी चीजें हुई, तो मेन ये जानो कि जो सैयद बंधु जो लगातार 7 साल तक जो है इन्होंने क्या किया, 7 साल तक सत्ता संभाला, लेकिन इन्होंने मेल मिलाप की नीति को अपनाया। और मेल मिलाप की नीति के ही कारण जाहिर सी बात है इन्होंने जो है सत्ता पर काबिज भी किया। अगला एक शासक आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में आप जानते भी होंगे, तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह जो है बेसिकली 1719 से 1748, काफी लंबा कार्यकाल था मोहम्मद शाह का। और मोहम्मद रफी उद्दौला के चूंकि मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह जो है मुगल सम्राट बना। और इसका शासनकाल काफी लंबा था। इसके काल में जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हुई। इसी के समय जो है मोहम्मद शाह के समय अगर आपने देखे होंगे तो हैदराबाद और रुहेलखंड के, कहा जाए हैदराबाद और रुहेलखंड के बारे में, इसी के समय हैदराबाद हो और रुहेलखंड हो, हैदराबाद और रुहेलखंड क्या हुए इन दोनों, हैदराबाद हुआ चाहे रुहेलखंड, ये दोनों के दोनों अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। लिखिए अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उदय राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ। अच्छा, नादिर शाह का आक्रमण भी जाहिर सी बात है इसी के समय, मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ, शाह का आक्रमण। और नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, 1739 में, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ था, लिख लीजिए 1739 में। तो ये भी बात आप सभी जानते हैं, क्योंकि मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भी आक्रमण किया था। और नादिर शाह ने जो है, आप जानते भी हैं कि 13 फरवरी 1739 को करनाल युद्ध में जो है मुगलों को पराजित भी किया था, आप जानते हैं। नादिर शाह ने करनाल युद्ध में मुगलों को पराजित किया था, लिख लो, मुगलों को पराजित किया था, पराजित किया था। करनाल युद्ध में मुगलों को पराजित नादिर शाह ने किया भी था, ठीक है। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण यहां की अपार धन संपदा को लूट के लिए था। इसने आक्रमण क्यों किया था, भारत की अपार धन संपदा को लूटने के लिए, संपदा को लूटने के लिए, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। बात समझाया। अपनी दिल्ली विजय के बाद इसने नादिर शाह वहां से जो कोहिनूर हीरा और शाहजहां का जो है तख्ते ताज जिसे कहा, वह अपने साथ लेकर चला गया। तो ये भी आप जानते होंगे कि नादिर शाह, अब सोचिए कि इतना
बार बार अटैक कर रहा है नादिर शाह। और नादिर शाह ने जब दिल्ली कूच किया, दिल्ली कूच किया, तो अपने साथ क्या लिया? तो नादिर शाह ने अपने दिल्ली विजय के उपरांत वहां से कोहिनूर का हीरा, लिखिए कोहिनूर हीरा, कोहिनूर जिसका चर्चा बार बार होता भी है, कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का क्या लेकर गया बेटा? तो शाहजहां का कहा जाए जो जो जड़ित जो कहा जाए मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन कहा जाए, जिसे मयूर सिंहासन को क्या बोला जाता है प्यार से? उसे तख्ते ताज कहा जाता है, तख्ते ताज, तख्ते ताज अपने साथ लेकर चला गया, अपने साथ लेकर चला गया। तो उसका नाम है नादिर शाह। और 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद गृह युद्ध की स्थिति फिर उत्पन्न हो गई। तो ये नादिर शाह का आक्रमण भी जो है इसी के शासनकाल में हुआ था। फिर इसके बाद एक शासक आता है नादिर शाह के बाद जो है, उस शासक का नाम है अहमद शाह। क्या नाम है उसका? तो हमने इसके बारे में भी बात की, मोहम्मद शाह के बाद 1748 तक तो ये हो ही गया था। उसके बाद हमने नादिर शाह के बारे में बात किया, और नादिर शाह के बाद बात करेंगे अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह, लिखिए अहमद। अच्छा, अहमद शाह कब से था? 1700 लेकर 48 से लेकर 54 तक था। 1748 से 1754 तक था अहमद शाह। चूंकि मोहम्मद शाह के बाद जो है अहमद शाह शासक बना, और अहमद शाह के समय अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। तो अहमद शाह के समय अफगान शासक, लिख लो अफगान शासक, क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था, भारत पर कई बार आक्रमण किया था, आक्रमण किया। नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप जानते होंगे 1748 से लेकर 1767 तक ये अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत, विशेष रूप से दिल्ली और मथुरा पर बार बार आक्रमण किया था। ये जो अहमद शाह अब्दाली है, जिसके बारे में अभी हमने कहा, तो अहमद शाह अब्दाली ने, याद रखिएगा, ये लगातार ये यही अहमद शाह अब्दाली है 48 से लेकर 67 तक, 48 से लेकर 67 तक दिल्ली के आसपास, दिल्ली सेंटर ऑफ मास था, तो दिल्ली के आसपास या दिल्ली पर, और यानी कि दिल्ली के साथ आसपास मथुरा पर भी, मथुरा पर बार बार आक्रमण, बार बार आक्रमण, आक्रमण करते हैं सभी, बार बार आक्रमण करते हैं। समझ में आया? और 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में इन्होंने मराठों को पराजित किया। इनकी सबसे बड़ी पॉलिसी यही थी कि पानीपत का जब तीसरा होता है ना, 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में, के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया, मराठों को पराजित किया। मराठों को इन्होंने क्या किया? तो मराठों को इन्होंने पराजित किया। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों तथा मुगल सामंतशाही के आपसी झगड़ों के कारण जो है, जाहिर सी बात है, मुगल साम्राज्य का अस्तित्व, जो अखिल भारतीय अस्तित्व था, वो भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। वह केवल दिल्ली का शासक मात्र रह गया। ठीक है ना? तो ये भी आप सभी को जानिए, क्योंकि नादिर शाह लगातार अटैक कर रहा है, और जब शासक अटैक को रोक ही नहीं पा रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि इसने अपनी शक्ति को क्या किया था? इन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया था। इन्होंने अपनी शक्ति को क्या किया था? तो इन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है बहुत छोटे छोटे शासक आए, और मैंने कहा कि आपसी झगड़ों के कारण जो है मुगल साम्राज्य का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया था। फिर आता है एक छोटा सा शासक है जिसका नाम है आलमगीर द्वितीय। लिखिए आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो आता है वो आता है 1754 से लेकर 1759 तक था। तो लिखिए 1754 से 1759 आलमगीर
द्वितीय। अहमद शाह के पश्चात आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा और इसका असली नाम क्या था? अजीजुद्दीन था। ओरिजिनल नेम क्या था? ओरिजिनल जो नेम था इसका वो था अजीजुद्दीन था, ओरिजिनल नेम। ठीक है ना? और आलमगीर द्वितीय के समय जाहिर सी बात है 1757 का प्लासी का युद्ध इसके शासनकाल में हुआ था। काल में हुआ था, इसके शासन काल में हुआ था। तो ये भी बात आप सभी को जानना चाहिए, किसी के शासन काल में प्लासी का युद्ध भी लड़ा गया था। अगला लिखिए शाह आलम द्वितीय। अगला है शाह आलम द्वितीय। लिखिए शाह आलम द्वितीय। देखिए शाह आलम जो द्वितीय है इसका कार्यकाल कितना था? तो ये भी जाहिर सी बात है 1759 से लेकर 1806 तक था। 1759 से लेकर 1806 तक ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, गद्दी पे आओ। इसका नाम क्या था? अली गौहर था। ओरिजिनल नेम क्या था? अली गौहर। पहली बात। और इसी के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध भी हुआ था। भाई 1757 प्लासी का युद्ध इसी के शासनकाल में। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। 1764 भी बीच में पड़ जा रहा है। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध भी जो है इसी के शासनकाल में पड़ा। तो ये भी बात आप इसमें लिख सकते हैं कि इसी के शासनकाल में, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में जो है प्लासी का युद्ध भी और बक्सर का युद्ध भी लिया। शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? 1764 ईस्वी में बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? 1764 में देखिए एक काम करता है। बंगाल के नवाब, देखिए बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के जो नवाब है भाई साहब मीर कासिम, और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर, लिखिए, और अवध के नवाब नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर, अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। याद रखिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। युद्ध की घोषणा कर दिया। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इसके साथ। इसने क्या किया? युद्ध की घोषणा कर दिया। ठीक है, और बक्सर की लड़ाई में पराजित हो जाने के बाद शाह आलम द्वितीय कई वर्षों तक जो है इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पेंशनर जो है बनकर रह गया था। तो ये भी आप सभी जानते हैं। फिर बक्सर की लड़ाई इसी के समय हुई थी। तो 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। बात समझ में आया सभी को? तो ये भी सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। इसके साथ साथ 1772 ईस्वी में हुआ कि शाह आलम जो है मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर पुनः दिल्ली लौटा, और अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और 1806 आते आते क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा शाह आलम की हत्या कर दी गई थी। तो यह भी बात आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला तो लिख लीजिए कि बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई 1764। तो बक्सर की लड़ाई में 1764 में क्या हुआ? पराजित होने के बाद, लिखिए 64 में पराजित होने के बाद, होने के पराजित होने के बाद क्या हुआ? तो पराजित होने के बाद जो है शाह आलम द्वितीय कई वर्षों तक, लिखिए आलम द्वितीय कई वर्षों तक
शाह आलम द्वितीय कई वर्षों तक क्या हुआ, प्रयागराज में, मतलब इलाहाबाद में, लिख लीजिए इलाहाबाद में, कहां पर, इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बनकर रह गया, पेंशनर बनकर रह गया। बात समझ में आए सभी को। और 1772 में, लिखिए 772 में इसने एक और काम किया कि शाह आलम ने मराठों के संरक्षण में, लिखिए शाह आलम ने मराठों के संरक्षण, लिखिए मराठों के संरक्षण, क्या किया इसने, तो मराठों के, कहा जाए कि इसने मराठों के संरक्षण तक, बात समझ में सभी को, ब्रिटिश जो आश्रय छोड़कर क्षण में, ब्रिटिश आश्रय छोड़कर छोड़कर क्या किया, मराठों ने सपोर्ट किया, तो ब्रिटिश आश्रय छोड़कर पुनः दिल्ली लौटा। कहा, इलाहाबाद से दिल्ली लौटा, पुनः दिल्ली लौटा। और जब दिल्ली लौटेंगे तो फिर क्या होगा, इनको अंग्रेज छोड़ने वाले हैं इनको। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में, लिख लीजिए अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने क्या किया इनके साथ, तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो 1806 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा, उसके बाद क्या हुआ, 1806 में अंग्रेजों द्वारा, लिखिए अधिकार जब हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो 1806 में अंग्रेजों द्वारा शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई, आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई, कर दी, शाह आलम द्वितीय की क्या की गई बेटा, हत्या कर दी गई। नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट था ये, और ये पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई शाह आलम द्वितीय की हत्या कैसे हुई, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये सारी चीजें, तो चलिए ठीक है, हमने सारा डिटेल इसके बारे में हमने पढ़ा, सारी चीजें हमने जाना। आखिर मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि मुगलों के पतन के क्या कारण थे, तो अगला हम बात करेंगे मुगलों के पतन के कारण। लिखिए मुगलों के पतन के कारण, पतन के कारण। क्या आपको नहीं लगता कि मुगलों के पतन के कारण हमें जानना चाहिए? इतना बड़ा साम्राज्य औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसके लंबे शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य ने बहुत ही विस्तार किया, वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लगाए पश्चिम तक, हिंदुकुश पर्वत तक इस इतना बड़ा विस्तृत था। लेकिन औरंगजेब की जो विस्तार हेतु जो कई सारी नीतियां उसने निकाली, और उस नीतियों के कारण जो है मुगल साम्राज्य के पतन में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो औरंगजेब की नीतियां, खास करके कहा जाए कि औरंगजेब की नीतियां, पहला पॉइंट, औरंगजेब की नीतियां, उनकी पॉलिसी ऐसी हो सकती है कि भाई ऐसी उन्होंने पॉलिसी बनाई, क्योंकि औरंगजेब की अगर नीतियां दिखाइए तो ये जहां तक देखेंगे, पूरब से लगाए पश्चिम तक, उत्तर से लगाए दक्षिण तक, इतना बड़ा साम्राज्यवादी विस्तार इनका था। उत्तर से लगाए दक्षिण तक इतना बड़ा एरिया कवर करने के बावजूद भी जो है आखिर क्यों फ्लॉप हुए? क्योंकि विस्तारवादी नीति थी इनकी, विस्तारवादी नीति थी। एक नहीं कई कारण है जो इनके फ्लॉप होने का। दूसरा, अयोग्य शासक, अयोग्य शासक भी देखने को मिलते हैं। विदेशी आक्रमण भी लिख सकते हैं, विदेशी आक्रमण भी हुए, विदेशी आक्रमण भी जो है उनके शासनकाल में देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है, औरंगजेब की धार्मिक नीति भी थी, ये भी कह सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चौथा पॉइंट, औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति,
ये भी पॉइंट आप कह सकते हैं कि सर औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, अपने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत औरंगजेब आडंबर को पसंद नहीं था, आडंबर पसंद नहीं था उसको। उसकी ख्याति एक कट्टरवादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में भी थी। यह भी एक धार्मिक नीति का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप ज्यादा सहिष्णु मत बनिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आप देखिए, उसने जो बाजार की पॉलिसी बनाई, और अगर कोई दुकानदार कम तौलता था तो उतना डर उसको था कि जितना तौलता था उतना मांस कटवा देता था। तो इसका कहीं ना कहीं सहिष्णु होना भी जो है, इसको कहीं ना कहीं जो है इसकी पॉलिसी में जो है भरपूर अदा भी करता है चीजें। इसके साथ साथ औरंगजेब की दक्षिण की नीति, औरंगजेब की दक्षिण की ओर विजय की नीति, नोट डाउन कर लीजिए, दक्षिण की नीति। क्योंकि औरंगजेब की जो दक्षिण भारत की नीति भी जो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। मराठों का उदय जो है मुगल साम्राज्य के पतन हेतु जो है उत्तरदायी था, क्योंकि मराठे भी धीरे धीरे क्या हो रहे थे, उदय उनका हो रहा था। और इसी कारण औरंगजेब ने क्या किया, मराठा शक्ति के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने हेतु जो है दक्षिण की तरफ विजय की नीति लगातार करता रहा था। और मराठों को दक्षिणी राज्य, खास करके बीजापुर हुआ, गोलकुंडा हुआ, गोलकुंडा से धन और सैनिक जो है प्राप्त होते थे। और इन राज्यों से जो है मराठे बड़ी संख्या में नौकरी भी थे, ऊंचे पदों पर भी थे। तो कहीं ना कहीं जो औरंगजेब की दक्षिण भारत की जो विजय है, या दक्षिण भारत की जो पॉलिसी है, उसकी जो नीतियां हैं, कहीं ना कहीं मुगलों के पतन के लिए एक बहुत बड़ा कारण भी देखने को मिलता है। इसके बाद एक है इकोनॉमिक कंडीशन, वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था का सही नहीं होना, यह भी एक कारण है। कोई भी राज्य तब तक सरवाइव नहीं करेगा जब तक उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी। अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो वो राज्य क्या होगा, सरवाइव भी करेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है इसके पतन का मुख्य कारण भी देखने को मिलता है। अयोग्य व दुर्बल उत्तराधिकारी लिख लीजिए। अयोग्य व दुर्बल उत्तराधिकारी, ये लोग भी कहीं ना कहीं जो है इसमें देखने को मिलते हैं। विदेशी आक्रमण भी बहुत सारे हुए, विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुगलों के पतन के कारण आप बताइए, तो मुगलों के पतन के कारण कई सारे, जैसे नादिर शाह का आक्रमण हुआ, मैंने कहा ही था। जो नादिर शाह ने जो है शाहजहां के तख्ते ताउस और कोहिनूर का हीरा भी जो है लूट कर ईरान लेकर चला गया। बहुत सारा नादिर शाह के आक्रमण के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये सारी चीजें भी इसमें लिख सकते हैं। ओवरऑल हमारे कहने का मतलब बस यही है, इतना बड़ा जो शासक था मुगलों की जो है, जिसमें बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, और ना जाने कितने शासक आए। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बावजूद आखिर इनका पतन क्यों हो गया, इस पे एक गंभीर विषय है। क्योंकि अयोग्य शासक आएंगे, और आप जैसे, आप है कोई भी शासक, उसको महान होने की उसकी परिस्थितियां उस पर निर्भर करती हैं। उस शासक की परिस्थिति कैसी है, उस समय के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अकबर के समय की परिस्थिति अलग थी, बाबर के समय इस देश की परिस्थिति अलग थी। तो इन सभी मुद्दों पर जो है हम लोग ने बात किया। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके आगे जो भी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जितना पढ़ाया हो उसको अच्छे से कवर कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे आगे बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।